कैसा रहा आपका आज नमस्कार। का दिन? जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके। नाग पंचमी सबने सेलिब्रेट किया अच्छे से? जी सर। सर ओके, ठीक है। तो कल वाले सेशन में कौन कौन उपस्थित थे? नहीं थे मैं तो सर। था सर अविनाश सिंह। मैं नहीं थी था लास्ट सर। में। लास्ट में निकल गई थी। कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है। मैं नहीं था सर, कल मुझे मालूम भी नहीं था। ओके ओके ओके। कैसा लगा था सेशन कल का? सही था? बहुत बढ़िया सर। अच्छा था सर, बहुत नई अच्छा। जानकारी मिली थी। वेरी नई नाइस। जानकारी था ना? हाँ। जी सर। ओके ओके। तो आज सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप सभी अपने वीडियोस, है ना, कैमरास ऑन रखोगे, है ना, ताकि मैं भी आपको देख पाऊँ। ठीक है, तो बाकी जिन लोगों ने अपने कैमरा बंद कर रखे हैं तो कर लीजिए, अगर आपको सहूलियत हो तो, है ना, करना चाहिए, तो हमारा भी बातचीत करने में सही रहेगा। हाँ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? काल सर्पयोग। काल सर्पयोग। पता नहीं था इतने वैरायटी का होता है। क्या हो गया? इतने वैरायटी का होता है काल सर्पयोग, पता नहीं था। आज प्रणाम सर। आज पढ़ा दीजिए आप, फिर हमें, हम हाँ जी सर। पढ़ने के लिए तैयार है। कोई पढ़ाना चाहता है तो उनको प्राथमिकता देते हैं पहले। बिल्कुल तैयार है एकदम। आप आगे सर बढ़िए। आपके सामने कोई पढ़ाएगा क्या सर? आप ही पढ़ाइए। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है, पढ़ा सकते हैं किसी को इच्छा हो तो। ठीक है। तो काल सर्प योग, काल सर्प दोष, है ना। वैसे मैंने तो काल सर्प योग लिखा हुआ है ना। हम्म। मैं योग और दोष दोनों की बात करूंगा आज आप सभी के सामने। लेकिन पहले मैं आप सभी का थोड़ा सा मत लेना चाहता हूँ कि आप लोग काल सर्प योग से क्या समझते हो, है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप हैंड राइज कर देंगे। जिन्हें भी कुछ कहना है कि सर मैं ये जानता हूँ काल सर्प के बारे में, है ना, तो हैंड राइज कर देंगे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। रिकॉर्डिंग 100% मिलेगा। अब आप सभी का फोकस सिर्फ क्लास पे होना चाहिए। एकदम से रिलैक्स हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है? हाँ जी। तो हैंड राइज कर सकते हो, हैंड राइज का ऑप्शन, हाँ। यस। सत्येंद्र प्रकाश सर, नमस्कार सर। हाँ जी सर। यस। जी सर, इतनी ही जानकारी है जितना आपका अभी डिस्प्ले आ रहा था कि किसी कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाए, हाँ, उसे काल सर्प कहते हैं। बाकी और उसके इफेक्ट या उसके जैसा सुना है तो कई सत्येंद्र, प्रकार। सत्येंद्र जी सर सर। इस स्कूल में कितने, उन्होंने कितना टीपा टिप्पी करा होगा, मैं उनको समझ सकता हूँ, है ना। जी। टीचर बोलते कि आता है क्या, सत्य से बोले हाँ हाँ हमें तो पता है नहीं, ना। मैंने बताया ना, केवल ये सुना है हमने कि जो उससे बीच में आते हैं उसे बोलते हैं। बाकी उसके कितने प्रकार हैं, क्या इफेक्ट हैं, वो ओके, केवल डर है कि काल सर्प दोष है। कोई बात नहीं, ये एक जी सर, अच्छे स्टूडेंट की इतनी देन है जानकारी। कि वो, है ना, जहाँ से भी दिखे ज्ञान ले लेते हैं, अच्छी बात है। हाँ। जी। पीटी पीसी शर्मा नाम, आप हेलो। मेल है फीमेल है पता नहीं चल रहा है ना, अनम्यूट कर सकते हो। पीसी शर्मा सर, जी। चलिए, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा तो फिर किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं हेलो। पहले, हाँ जी नमस्कार हेलो सर। हाँ जी सर, सर, नमस्ते सर। नमस्कार। सर बस आपका गुरु चांडाल आपका के बारे। चित्र बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है मेरे को, है ना, तो कैमरा ऑन करके बात करें आप। हाँ जी। अच्छा, आप तो कल वाले ही हो। जी जी हाँ सर। जी, नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। हाँ जी। राहु केतु और गुरु चांडाल जो लगता है राहु केतु युति से, पिक हाँ हाँ, नोटबुक दे रहे वाला। अच्छा, उसके बारे में सर जानकारी। ओके ओके, जी, बिल्कुल ठीक बात है। राहु केतु का टॉपिक चल रहा है तो, है ना, हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, है ना। जी सर। जी ठीक सर। है। आ, ठीक है पीसी शर्मा सर, आप, जी सर। ओके, ठीक है। तो अब मैं सभी को क्या करूंगा, म्यूट थोड़ी कर देर के दें लिए सर। म्यूट कर दूंगा, ताकि आप मेरी सुन जी पाओगे अच्छे से, है ना, तो कोई जी सर। नाराज नहीं होएगा, इसलिए मैंने पहले आप सभी का ले लिया। ठीक है, जी सर। चलिए। तो काल सर्प योग, काल सर्प दोष क्या होता है? तो कल अपन ने सर्प के बारे में इतनी सारी जानकारी ले ली, है ना, और ये भी पता चल गया कि सर्प काल का कारक है, समय का कारक है ना, भूत भविष्य वर्तमान का कारक है। और काल का अर्थ होता है समय, और सर्प का अर्थ होता है कुंडली, है ना।
तो काल सर्प योग होता है कि काल सर्प दोष होता है, ये क्या होता है ना? तो काल सर्प का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी कोई ग्रह है ना पूरी तरह से राहु और केतु के मध्य में आ जाए, या राहु और केतु सारे ग्रहों को बांध ले, उसको बोला जाता है काल सर्प योग, है ना? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सभी को समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो काल सर्प योग क्या होता है? किसी व्यक्ति के जन्म के दौरान ग्रहों की एक विशिष्ट स्थिति होती है ना? सभी के सभी सातों ग्रह, राहु और केतु तो दो ग्रह होते हैं, उनको छोड़ दिया है ना, इसके अलावा सभी सातों ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं या फंस जाते हैं, है ना? तो उस स्थिति को काल सर्प दोष या काल सर्प योग बोला जाता है। ठीक है, अब कैसे ये आते हैं ग्रह, मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, काल सर्प दोष 12 तरह के होते हैं, मैं आपको 12 ही तरह के काल सर्प दोष समझाऊंगा, काल सर्प योग समझाऊंगा। ठीक है, और कब ये जन्म कुंडली में दोष का रूप होता है, कब ये जन्म कुंडली में योग का रूप है ना क्रिएट करेगा, कब इससे टेंशन बढ़ेगी, कब इससे व्यक्ति के है ना राज्य क्रिएट हो जाएंगे, तो बहुत सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला है ये अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग कैसे बनता है ना? अगर लगन में राहु है, लगन में राहु हो और सप्तम भाव में कौन हो? केतु हो, और इसके बीच में सभी ग्रह आ जाएं, है ना? पहले भाव से लेकर सातवें भाव के बीच में सभी के सभी ग्रह आ जाए, जो भी सात बाकी है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि, है ना, जो भी ग्रह आ गए, सारे के सारे ग्रह प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव के बीच में आ जाए। जब भी हम बात करेंगे ना, तो शुरुआत राहु से करेंगे। राहु से क्यों करेंगे? क्योंकि राहु सांप का मुंह है। तो हमें जब भी काल सर्प, बहुत सी बार ऐसा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स में कि सर इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो राहु से केतु के बीच में, समझ आ रहा है? राहु से केतु के बीच में, राहु से केतु के बीच में जो भी ग्रह आएंगे वह काल सर्प योग का निर्माण करेंगे। ठीक है, यह एक सही स्थिति है, ये एक सही स्थिति है। जब भी आप कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसा उल्टा कभी काउंट नहीं करना है ना, ये वाला गलत है। अगर केतु से राहु के बीच में ग्रह आ रहे हैं तो ये काल सर्प योग का निर्माण नहीं कर रहा है। राहु से केतु के बीच में चल रहा है, वही काल सर्प योग का निर्माण कर रहा है। आप सभी को क्लियर हुआ? आपके स्क्रीन में देख पा रहा हूँ, आप मुझे थंब से रिएक्शन करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, बाकी बीच में कोई ना लिखे भाई, है ना। तो पहला है अनंत काल सर्प योग। तो अनंत काल सर्प योग कहाँ बनता है? किसी भी लगन का चार्ट हो। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये तो मेष लगन का चार्ट है, मैंने ये काल पुरुष कुंडली से माना है। आपका मिथुन लगन का चार्ट हो, धनु लगन का चार्ट हो, कुंभ लगन का चार्ट हो, है ना, 12 नंबर आते हैं। जो स्टूडेंट में, जो ज्योतिष में बिल्कुल नए हैं, वो भी ध्यान रखें कि 12 नंबर 12 ही लगन बन सकते हैं। तो किसी भी नंबर का अगर चार्ट आ जाए, अगर पहले भाव में राहु है और सातवें भाव में केतु है, ठीक है, तो वहां पर अनंत काल सर्प योग का निर्माण होगा। कब होगा? जब प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव के बीच में, ठीक है, जब प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव के बीच में सभी ग्रह आ जाएं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सातों ग्रह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला योग का निर्माण होता है। अब आमतौर पर इसको दोष मानते हैं। तो पहली बात ये कि अगर मान लो इस तरह के काल सर्प योग में कोई व्यक्ति पैदा हो गया, तो उसको किस तरह का दोष लगेगा, है ना। अब बात ये भी तो समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो लगन में राहु है और सप्तम में केतु है। राहु को आमतौर पे दोष बोला जाता है। अगर किसी व्यक्ति का लगन में राहु है, सप्तम में केतु है और अनंत काल सर्प, है ना, दोष बना है, सारे ग्रह फर्स्ट हाउस से लेकर सप्तम भाव के बीच में आ गए, तो वहां पर व्यक्ति को प्रथम भाव से देखे जाने वाले जो भी तथ्य उसके जीवन में है, उससे जुड़कर समस्या आएगा। प्रथम भाव से क्या देखते हैं? लगन देखते हैं, शारीरिक स्ट्रक्चर देखते हैं, व्यक्ति का मान सम्मान देखते हैं, व्यक्ति की प्रतिष्ठा देखते हैं, व्यक्ति का हेल्थ देखते हैं, है ना, व्यक्ति को, ठीक है, बहुत सारी मिलने वाली सुख सुविधा, क्योंकि लगन मतलब पहला भाव है ना। तो व्यक्ति को लोग समाज में कैसा देखते हैं, वो कैसा दिखता है, कैसा रहता है, क्या अच्छी स्थिति में है। तो अगर लगन पीड़ित होगा तो व्यक्ति का हेल्थ पीड़ित हो सकता है ना।
उसको समाज में मान सम्मान नहीं मिलने वाला, जितना वो चाहता है, जितना वो डिजर्व करता है उतना नहीं मिलेगा, उसको पसीने आ जाएंगे। अनंत काल सर्प दोष होगा तो व्यक्ति को प्रथम भाव से जुड़ने वाली समस्याएं मिलेगी। ये हो गया दोष। मैं अभी दोष की बात कर रहा हूं, आप सभी को क्लियर है? तो आप मुझे ऐसा रिएक्शन करते रहना, ठीक है। अब मैं बात करूंगा योग का। क्या अनंत काल सर्प में कोई योग बन सकता है, या कोई ऐसी स्थिति भी होती है कि क्या उस दोष से मुक्ति मिल जाए? तो एक बात और ध्यान रखना, अगर मंगल और सूर्य, मंगल या सूर्य में से कोई भी ग्रह अगर राहु और केतु के मध्य में नहीं है, मंगल और सूर्य में से कोई भी ग्रह राहु और केतु के मध्य में नहीं है, तो आपका वह दोष कभी भी नहीं लगेगा। समझ में आया? उसका रिजल्ट एज ए योग मिलेगा। ये बात क्लियर हो पा रही है? मैं थोड़ा सा आपको बोलने के लिए म्यूट करूंगा। हाँ जी, आप सही बोल सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रहा है? मंगल और सूर्य अगर उसके बीच में ना हो तो वो योग बन जाएगा, दोष नहीं बनेगा। हाँ सत्येंद्र। हाँ जी सर फिर इसे सर काल सर्प में क्यों गिनेंगे जब मंगल और ये बाहर होंगे तो मैं बता रहा हूँ। सारे? हाँ, जी सर। इसी में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी आंशिक काल सर्प दोष भी आएगा, है ना। जी तो ऐसे जी तो काल सर्प योग तभी बनेगा, दोष तभी बनेगा जब भी सारे ग्रह बीच में आएंगे। सारे लेकिन आएंगे। जी सर। बहुत सारी कुंडली ऐसी आती है कि सर सभी ग्रह हैं लेकिन सिर्फ मंगल नहीं है, एक बार। जी सर। सभी ग्रह हैं लेकिन सिर्फ सूर्य नहीं है। तो मंगल और सूर्य इसके बीच में ना आए तो वहां पे बन जाएगा योग। क्यों बनेगा? क्योंकि प्रथम भाव में काल पुरुष कुंडली से कौन सा ग्रह उच्च का होता है? सूर्य उच्च का होता है। जी और वहां पे कौन से उसकी राशि कौन है? मंगल है, मेष राशि आती है, उसका स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। तो मंगल और जी सूर्य अगर इसके बीच से बाहर रहेंगे तो जो ये दोष बना रहा था ना, मान सम्मान नहीं मिलने का, हेल्थ को परेशानी को लेकर, प्रॉब्लम्स क्रिएट को लेकर, है ना, लोग आपको सम्मान नहीं देगा, इस तरह की जो बातें हो रही थी, वो सारी बातों का खंडन वो कर देगा। हो जाए। सिर्फ मंगल ठीक। और सूर्य बाहर निकलना चाहिए। ये बात क्लियर हो जी गया? इसी तरह से अपन जी बात करेंगे जी दूसरा, ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर वाला दिख रहा है ना ऑप्शन? ठीक है। हाँ, इसी तरह से बात करेंगे अपन सेकेंड वाले योग का, जिसका नाम है कुलिक काल सर्प दोष। कुलिक काल सर्प दोष कब क्रिएट होता है? दो जब नंबर। सेकेंड भाव में राहु होगा किसी भी लगन के चार्ट में, दूसरे भाव में राहु हो, अष्टम भाव में केतु हो, और दूसरे भाव से लेकर अष्टम भाव के बीच में सभी ग्रह आ जाएं, तो कुलिक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष में व्यक्ति को क्या समस्याएं आती है ना? आमतौर पर जिसका सेकंड हाउस में राहु है और अष्टम भाव में केतु है, उनको भी यही समस्या आएगा। लेकिन जब काल सर्प दोष हो जाएगा तब उनकी समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो? अगर किसी भी जी व्यक्ति के चार्ट में सेकंड हाउस में राहु है, अष्टम भाव में केतु है, सेम समस्या आएगी। लेकिन जब सारे ग्रह उसके बीच में आ जाएंगे तो समस्या बहुत विराट रूप ले लेगा। तो क्या होगा इसमें? क्या होता है, सेकेंड हाउस से देखे जाने वाले तथ्य के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड हाउस से क्या क्या चीजें देखते हैं अपन? धन का, वाणी का, कुटुंब का, बैंक बैलेंस का, व्यक्ति की फैमिली का, वृद्धि का, है ना, वंश वृद्धि का, परिवारजनों का, ठीक है। तो इस भाव में अगर ये होगा तो कुटुंब क्लेश हो सकता है, लड़ाई झगड़े चल सकते हैं, परिवार में लड़ाइयाँ, है ना। सेकेंड हाउस आपके चेहरे का भी होता है, चेहरे में समस्या, दांत टूट जाता है व्यक्ति का, सेकेंड हाउस होता है दांत का, है ना। तो यहाँ पे दांतों की समस्या आती है ना। तो कभी न कभी बचपन में दांत टूटा होगा, अभी भी अनुभव करना। तो सेकंड भाव का राहु ये वाली प्रिडिक्शन करवाएगा, अगर सारे ग्रह बीच में आ जाएंगे तो व्यक्ति के दांत निकल जाते हैं, है ना, कम उम्र में, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है, धन से, कुटुंब से, वाणी से लेकर, है ना, व्यक्ति को फैमिली का लेकर, कुटुंब, वंश वृद्धि को लेकर ये चीजों का सामना करना पड़ सकता है। कोई ना कोई एक टर्म्स मिलेगा, है ना। अब ये कब मुक्त होगा इस दोष से? अगर शुक्र या फिर चंद्रमा इसके बीच में ना हो। आप समझ पा रहे हो? जी सारे के सारे ग्रह आ जाए कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन शुक्र और चंद्रमा अगर सेकेंड हाउस से लेकर अष्टम भाव के बीच में नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुलिक साल काल सर्प दोष का कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। उसके धन, कुटुंब, वाणी, किसी भी तरह से कोई समस्याएं आने वाली ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर राहुल सर सेकंड हाउस में राहु, ये समस्या आएगा? नहीं आएगा, अगर चंद्रमा और शुक्र मुक्त हो गया। क्लियर हो गई बात? सर हाँ एक सचिंद्र सर। जी सर, इसमें यूं चाह रहा था कि दोनों में से एक या दोनों ही बाहर दोनों में से होने एक भी चलेगा, जी, है ना? अगर दोनों होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, एक होगा तो भी वो मुक्त है। तो ठीक भी है? जी सर। राहुल जी, हाँ जी। अगर कोई भी ग्रह बाहर हुआ तो काल सर्प दोष तो होगा ही नहीं ना। आंशिक काल सर्प दोष होता है ना? आंशिक आंशिक। होगा। हाँ, क्योंकि आप जब कुंडली प्रिडिक्शन करोगे या आपके पास जब कंसल्टेंसी आएगा या आपकी खुद की भी कुंडली होगी, तो ऐसा बहुत रेयर होगा कि व्यक्ति को पूर्ण काल सर्प दोष मिले, है ना? तो आंशिक काल सर्प दोष वाले आपके पास बहुत सारी कुंडली आएगी, तो वहां पर आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हो। अगर चंद्रमा और शुक्र मुक्त हो गया तो आप उसको काल सर्प दोष वाली कुंडली नहीं बोलोगे, जब कुलिक काल सर्प दोष का हम विवेचना करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि धन, कुटुंब, वाणी, है ना, फैमिली, वंश वृद्धि से लेकर कोई समस्या, सेविंग से लेकर कोई समस्या व्यक्ति को नहीं आएगा। ठीक है? अब बात करते इसी तरह से। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैडम। सर अगर ये शुक्र और है ना चंद्रमा को अब छोड़कर कोई भी ग्रह बाहर है एक, तो नहीं, भी यही बात बाकी रहेगी? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो चलेगा वही बता रहा हूँ, है ना? तो ठीक हर है, हर 12, अभी जो हम 12 योग बनाएंगे ना, तो सब में अलग अलग ग्रह चलेंगे। ठीक है? ठीक है। तो इस वाले कुलिक काल सर्प योग में सिर्फ चंद्रमा और शुक्र ही चल सकता है। अब बात करेंगे तीसरे वाले का। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए, हेलो। बताइए। हाँ सर, सर समझो ये जो आवाज नहीं आ रहा है सर आपका, प्रॉपर नेटवर्क में आइए। हाँ एक मिनट, अभी सर आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। हाँ हाँ सर, मेरे को ये पूछने का था कि समझो अगर इसके बीच में चंद्र और शुक्र ही रहेगा और बाकी की ग्रह बाहर रहेंगे तो क्या होएगा उस तो भी, समय? हाँ, अगर सिर्फ चंद्र और शुक्र ही रहता है और बाकी ग्रह बाहर रह जाए, तो भी वो कुलिक काल सर्प दोष की गणना करें आप, चाहे सारे ग्रह बाहर आ जाए और सिर्फ ये 2 ग्रह ही अंदर आ जाए, ठीक है, तो भी व्यक्ति को धन में, कुटुंब में, वाणी में, फैमिली में, है ना, कहीं ना कहीं से उसको संघर्ष आएगा ही आएगा, क्योंकि चंद्र और शुक्र कुलिक काल सर्प दोष बनाने वाले मूल ग्रह हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है? ठीक है, अभी सबके क्वेश्चन लेंगे अपन, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जी सर। हाँ, इसी तरह से बात करेंगे अपन वासुकी काल सर्प दोष, जो तीसरे नंबर का काल सर्प दोष है। इसमें क्या होता है, तो किसी भी लगन का चार्ट हो, तीसरे भाव में राहु आ जाए, नवम भाव में केतु आ जाए, सारे के सारे ग्रह तृतीय से लेकर नवम भाव के बीच में हो, बहुत कम स्थिति होती है कि सारे ग्रह आए, तो ज्यादातर ग्रह इसके बीच में आ जाए, तो व्यक्ति का वासुकी काल सर्प दोष का, है ना, योग बनता है या दोष बनता है। अब इसमें अगर सिर्फ बुध बाहर हो जाए, समझ में आ रहा है, सारे ग्रह आ गए और सिर्फ अकेला जो बुध है ना, वो बाहर हो जाए, तो क्या होगा? मान लो ये बुध 10th हाउस में आ गया, ठीक है, बाकी सारे ग्रह अंदर आ गए, ठीक है, सूर्य और शुक्र भी 9th हाउस में चले गए, तो क्या होगा? वासुकी काल सर्प दोष का जो दोष बनने वाला है वो नहीं बनेगा, क्योंकि तृतीय भाव से क्या चीजें देखते हैं, है ना, तो तृतीय भाव मूल रूप से बुध का होता है, जहाँ पे मिथुन राशि आती है, ये बुध का, है ना, स्वराशि वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो तृतीय भाव से कम्युनिकेशन देखते हैं, व्यक्ति की बात करने की कला देखते हैं, बोलने का स्टाइल देखते हैं, व्यक्ति का पराक्रम देखते हैं, व्यक्ति का भाई बहन देखते हैं, क्या भाई बहन सपोर्टिव है एक दूसरे के लिए, क्या उसकी बातचीत करने का, है ना, लेवल अच्छा होगा, है ना, बोली चाली का व्यवहार अच्छा होगा, ठीक है, क्या वो स्मार्ट वर्क कर सकता है। तो अगर बुध सिर्फ बाहर है और बाकी सारे ग्रह अंदर हैं,
तो हाँ भाई वो स्मार्ट वर्क कर सकता है, उसके भाई बहन सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, उसकी मित्र मंडली सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी, वो अच्छे से बोल सकता है, वो अपनी वाणी से प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर बुध अंदर आ जाता है राहु और केतु के बीच में, और चाहे सारे ग्रह बाहर आ जाए, लेकिन वो फिर भी वासुकी काल सर्प योग है ना दोष बनाएगा, और वो बुध को किसी न किसी तरह से परेशान करेगा। ये बहुत क्लियर बात है, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब जिस भी व्यक्ति के तीसरे भाव में राहु हो, उसको अगर बुध बाहर है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसकी बातचीत करने का कला, भाई बहन से सपोर्ट, फ्रेंड्स, उस दोनों का साथ मिल जाएगा। बीच में है तो साथ नहीं मिलेगा, है ना, फ्रेंड्स धोखा दे सकता है, भाई बहन काम पे नहीं आएंगे, है ना, समय रहते तो ऐसा। इसी तरह से बात करेंगे अपन चतुर्थ भाव चतुर्थ काल सर्प योग के बारे में, है ना, जिसका नाम है शंखपाल। ठीक है, अब इस योग में क्या होता है, तो चतुर्थ भाव में राहु हो, दशम भाव में केतु हो, सारे के सारे ग्रह, है ना, चतुर्थ से लेकर दशम भाव के बीच में आ जाए। ठीक है, तो इस वाले योग को बोला जाता है शंखपाल काल सर्प योग। सारे ग्रह यहाँ इस तरह से आना चाहिए, है ना, ठीक है, बाकी ऊपर कोई भी नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भाव चार्ट से जो भी चीजें देखते हैं, क्या देखते हो भाव चार्ट से, घर का सुख देखते हैं, माता का सुख देखते हैं, तो घर, कुटुंब, है ना, व्यक्ति का संपत्ति कितना होगा, व्यक्ति को वाहन सुख कितना मिलेगा, व्यक्ति को भूमि का सुख कितना मिलेगा, क्या व्यक्ति के जीवन में सुख शांति है ना, क्या व्यक्ति के, है ना, व्यक्ति की अच्छी शिक्षा हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। अगर राहु और केतु का इस तरह का कॉम्बिनेशन हो और सारे के सारे ग्रह हो, तो शंखपाल काल सर्प का दोष बनता है, जहां व्यक्ति को समस्या आता है। लेकिन चंद्रमा और गुरु, फोर्थ हाउस में कौन उच्च का होता है, गुरु उच्च का होता है, और चंद्रमा स्वराशि का होता है। अगर किसी भी चार्ट में चतुर्थ भाव में राहु हो, दशम भाव में केतु हो, और सिर्फ चंद्रमा या फिर गुरु इसके बीच में ना आए, तो ये शंखपाल काल सर्प कभी भी आपको दोष दे ही नहीं सकता। खूब मकान, भरपूर संपत्ति, भरपूर वाहन सुख, आपको अच्छा आनंद, अच्छी शिक्षा, सारी चीजें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीजें, तो ये बात ध्यान रखना है। कारक ग्रह का इतना महत्व है, इतना महत्वपूर्ण रोल है। इसी तरह से बात करेंगे पंचम भाव। पंचम भाव से क्या देखते हैं, पंचम भाव में राहु हो तो व्यक्ति को मूल रूप से क्या समस्या आती है, संतान से जुड़ी हुई समस्या है, शिक्षा से जुड़ा हुआ समस्या है ना, प्रेम प्रसंग में किसी तरह की समस्या है। ठीक है, तो पंचम भाव में राहु हो तो पंचम भाव किसका होता है, शिक्षा का, संतान का, प्रेम का, ज्ञान का, बहुत सारी चीजों का होता है, अनमोल विरासत, अनमोल ज्ञान, है ना, अजनबी लोग उसको प्रेम करें, ठीक है ना, ठीक है, तो गहरी रिसर्च का, गहरी शोध का, इसको बोलते हैं भावात भवम से नवम होता है। पराशरी बोलते हैं कि नवम से नवम होता है, मतलब पंचम भाव भगवान का होता है। ठीक है ना, ये आत्मा का होता है। काल पुरुष कुंडली सूर्य की सिंह राशि आती है, आत्मा का भाव है, समस्त कलाओं का भाव है। जितने भी व्यक्ति के अंदर गाने की कला है, संगीत की कला है, नाचने की कला है, खेल कूद है, जितने भी कलात्मक और रचनात्मक क्रिएटिविटी जहां से भी आती है, तो पंचम से आता है। अगर पंचम भाव में राहु हो, 11th हाउस में केतु हो, सारे के सारे ग्रह पंचम और 11 के बीच में आ जाए, ठीक है, 5 और 11 के बीच में सारे के सारे ग्रह आ जाए, तो वहां पर पद्म काल सर्प दोष बनता है। अगर सूर्य बाहर आ जाए राहु के, ठीक है, सूर्य उस योग से बाहर निकल जाए, तो व्यक्ति को ये कभी दोष नहीं लगेगा, मतलब उसको प्रेम प्रसंग में हानि का कोई योग नहीं है, उसको शिक्षा में कोई समस्या नहीं आएगा। ठीक है, वो बहुत रचनात्मक और बहुत बहुत कलात्मक होगा, उसका ज्ञान अद्वितीय होगा, ठीक है ना, उसको अनजान लोग प्रेम करेंगे। बस शर्त इतना सा है कि सूर्य बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना सा काम होगा, मतलब इसका दोष से मुक्त हो गए। सेम एज इट इज बात करेंगे अपन छठे भाव का, है ना, इसको बोलते हैं महापद्म काल सर्प योग, और छठे भाव से देखे जाने वाले तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो छठे भाव से क्या देखते हैं, हार्ड वर्क देखते हैं, है ना। चतुर्थ भाव से तीसरा होता है, तो रिश्तों में बोलते हैं कि मामा का हो गया, मासी का हो गया, पालतू पशु का हो गया, पराक्रम का हो गया, है ना, मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ। तो छठे भाव व्यक्ति खूब पराक्रम का, खूब मेहनत का, ये स्मार्ट वर्क का नहीं होता, ये होता है कठोर परिश्रम का, हार्ड वर्क करने का, है ना, पत्थर तोड़ लेंगे, पहाड़ उठा लेंगे, भागेंगे, है ना, उठो भागो, है ना, जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य का प्राप्ति नहीं हो जाए, तो खूब मेहनत करने वाला होता है।
अब बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता क्यों नहीं मिलता? तो इस वाले काल सर्प दोष का बड़ा प्रभाव होता है, जिसका नाम है महापद्म काल सर्प योग। ठीक है। और छठे भाव से लेकर 12वें भाव के बीच में अगर अधिकतर ग्रह आ गए हैं, ठीक है, तो ये योग बनता है। इस वाले योग में व्यक्ति ने खूब मेहनत किया, फिर भी वो सफलता ही नहीं मिली। बोले सर दिन भर भागे, दुकान पे भागे, नौकरी में भाग रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे को लेकर आखिरी महीने की तारीख में सर ये क्या क्या दिक्कत हो रहा है? तो यहाँ पे दिक्कत कब होगा? जब महापद्म काल सर्प दोष बनेगा तो इस तरह की समस्या आएगी। ठीक है, कि मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बुध बाहर आ जाए किसी भी तरह से, अगर बुध इस दोष के छठे भाव से लेकर 12वें भाव के बीच में अगर बुध ना हो तो व्यक्ति इस दोष से मुक्त है। और अगर बुध है इसके बीच में, तो अब ये बात आप मानकर रखो, आप किसी भी कुंडली का प्रिडिक्शन करो और छठे भाव में राहु है, 12वें भाव में केतु है, और अगर बुध छठे भाव से लेकर 12वें भाव के बीच में आ गया, तो यह व्यक्ति का, अब चाहे कितने ही राजयोग बन रहे हो उसकी कुंडली में, कितने ही बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हो, आप उस बात को लिखित में गारंटी दे दो कि भाई आपको एक दिन ऐसा ऐसा फील आएगा कि मैं जितना मेहनत करता हूं उतनी सफलता मुझे नहीं मिल पाया। समझ में आ रहा है? तो ये वाला योग महापद्म काल सर्प दोष के रूप में इंडिकेट होगा। इसी तरह से बात करेंगे अपन सप्तम भाव को लेकर, है ना। तो सप्तम भाव में, है ना, कर्कोटक काल सर्प योग बनता है। तो बिल्कुल उल्टा हो गया, लगन में राहु था, सप्तम में केतु से शुरुआत किया था, अब सप्तम में राहु हो गया और लगन में केतु हो गया। मतलब कि 7वें भाव से लेकर किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अब राहु केतु कहीं ना कहीं तो होंगे। आप सब लोग भी यहाँ पे इतने सारे जुड़े हुए हैं, तो सबकी योग, सबके प्रेडिक्शन तो हो ही जाएंगे, है ना। तो 7वें भाव से लेकर पहले भाव में, है ना, सारे के सारे ग्रह आ जाएं तो कौन सा योग बनेगा? कर्कोटक काल सर्प योग या कर्कोटक काल सर्प दोष, है ना। इस दोष में पहले समस्याएं क्या आती है? तो जो सप्तम भाव से देखे जाने वाले तथ्य हैं, अब भैया सप्तम भाव से क्या देखें, है ना। तो सप्तम भाव ऋषि पाराशर जी बोल गए कि काम त्रिकोण का मुख्य केंद्र भाव होता है। काम त्रिकोण कहाँ से शुरुआत होता है? जब आपका शादी होगा, ठीक है, आपका पार्टनर बनेगा, तो सप्तम भाव शादी का, विवाह का, है ना, रिलेशनशिप का, सामाजिक व्यवहार का, है ना, व्यापार का, लोगों से मिलने जुलने का। जो व्यक्ति बहुत सामाजिक होता है, मिलनसार करता है ना, अपन बोलते हैं ना सप्तम भाव से व्यापार देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं। व्यापार व्यवसाय में क्या है कि भैया आपको रोज कस्टमर से मिलना पड़ेगा, रोज डील करना पड़ेगा। अलग व्यक्ति से, नौकरी वालों को तो समस्या नहीं आता, लेकिन व्यापारी को तो भैया रोज अलग आदमी आ रहा है ना, अलग दिमाग का आ रहा है ना, ग्राहक चले जाते हैं ना सामान नहीं खरीद के, तो कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी क्वालिटी इसके अंदर आती है। अगर ये वाला काल सर्प दोष होगा, है ना, कर्कोटक नाम का काल सर्प अगर योग होता है, दोष होता है, तो वहां पर व्यक्ति को व्यापार से जुड़कर समस्याएं, व्यक्ति का सोशल होना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति किससे मिलता जुलता नहीं है, जिससे मिलता जुलता है उसकी चुगली करता है, बुराई करता है, या वो सामने वाला उसकी बुराई करता है, कभी भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है। आमतौर पे सप्तम भाव का राहु होता है तो विवाह में ऊपर नीचे होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो ऐसा आमतौर पे होता है कि भैया शादी हो गया, अभी भारतीय संस्कृति में तो तलाक का कोई रिवाज है नहीं, है ना, और अच्छे फैमिली के लोग तलाक आमतौर पर नहीं लेते हैं। तो जीवन चल रहा होता है, लेकिन एक संघर्ष बना हुआ है कि यार एक ईगो फैक्टर आ गया, कुछ भी आ गया। अगर इस तरह का योग बना हुआ है तो व्यक्ति के जीवन में रिलेशनशिप बनाने में, व्यक्ति का सोशल होने में, सामाजिक होने में दिक्कत आएगा। व्यक्ति रिश्ते नहीं बना पाएगा, और रिश्ते बना लिए तो उसको निभा नहीं पाएगा। सप्तम भाव निभाने की कला है ना। लगन तो होता है, अच्छा बोलते हैं, लगन में कौन उच्च का होता है? सूर्य उच्च का होता है। सप्तम में कौन उच्च का होता है? शनि उच्च का होता है। तो अच्छे व्यक्ति को तो हर कोई निभा लेता है। क्या आप कभी गलत व्यक्ति को निभा सकते हो? कि आपका कोई पार्टनर आ गया, आपके कोई फैमिली में मेंबर आ गया, तो सब तो दूध के धुले हो, सब तो भगवान के अवतार तो नहीं होंगे। तो क्या आप उन व्यक्ति से रिश्ता निभा सकते हो कोई गलत काम करने पर भी? तो सप्तम भाव इस चीज का होता है कि आप किस लेवल तक रिश्ते निभा सकते हो, किसी भी गलती को कहाँ तक माफ कर सकते हो। तो सप्तम भाव में राहु होगा तो आमतौर पर माफ नहीं कर सकता, रिश्ते निभा नहीं सकता, ठीक है ना, लड़ी झगड़े बेर वगैरह करता है। अगर इस योग में शनि और शुक्र बाहर आ जाए, शनि और शुक्र बाहर कैसे आ गए? मान लो कि शनि और शुक्र मान लो 4th हाउस में आ गए, ठीक है, बाकी सारे के सारे ग्रह इधर चले गए,
तो क्या बनेगा, ये वाला जो कर्कोटक नाम का काल सर्प जो दोष बना हुआ है, इससे व्यक्ति मुक्त हो गया। अब व्यक्ति का सोशल होना बहुत बढ़िया है, व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से लोगों में बात कर रहा है, खूब फेमस हो सकता है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है, लोगों से 2 मिनट के अंदर किससे बात करे, सामने वाला व्यक्ति उसका दोस्त बन जाए। समझ में आ रहा है? अब ऐसी बात हो जाएगी, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, पति पत्नी शादी हो गया, कोई विवाद नहीं है ना। तो क्योंकि वो उस दोस्त से मुक्त हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे काल सर्प योग। ठीक है, इसी तरह से अपन बात करेंगे अष्टम भाव का। तो अष्टम भाव में बनता है तक्षक काल सर्प योग। सारे के सारे ग्रह 8वें भाव से लेकर दूसरे भाव के बीच में आ जाता है, तो तक्षक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग में क्या समस्या आती है, तो अष्टम भाव किन चीजों का है, सडन दुर्घटना, एक्सीडेंट, किसी भी तरह की अनहोनी, है ना, आगजनी, अचानक लॉस हो जाना, है ना, बिजनेस चालू किया 15 लाख रुपए लगा के, खूब बढ़िया काम चला, 20-25 लाख का लोन और ले लिया, उसके बाद बिजनेस चला गया, तो पता नहीं चला कि अचानक से पैसे लेने के बाद बिजनेस चला गया, एकदम से नुकसान हो जाए, है ना, बहुत सारी किस्तें भरना बाकी रह जाए, है ना। तो जहां भी व्यक्ति फंस गया हो, एकदम से उसको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं ऐसा फंस जाऊंगा, जहां पर भी व्यक्ति का फंस जाना होता है, कोर्ट केस में किसी ने आरोप लगा दिया, किसी ने प्रत्यारोप लगा दिया, है ना, कानून के चक्कर पड़ रहे हैं, तो वहां पे ये वाला योग का निर्माण होता है। ठीक है, अब इससे मुक्ति कब मिले, है ना, तो मंगल बाहर आए। अगर मंगल बाहर हो, वृश्चिक का स्वामी कौन है, मंगल है ना, मंगल बाहर हो तो व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो सारे जो एक्सीडेंटल, मंगल को क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल कारक बोलते हैं ना, लोन का, कर्ज का, एक्सीडेंटल का, पुलिस वालों का, आरोप का, प्रत्यारोप का, मारपीट का कारक अकेला मंगल है। और मंगल अगर इस दोष से बाहर निकल जाता है तो फिर व्यक्ति के जीवन में ये कोई घटना अष्टम से जुड़ा हुआ नहीं होगा, वो मुक्त हो गए। तो तक्षक काल सर्प दोष का ऐसा समझना है। इसी तरह से बात करेंगे नवम भाव से बनने वाला काल सर्प दोष, जिसका नाम है शंखचूड़ काल सर्प योग, है ना। तो नवम भाव से लेकर तृतीय भाव में अगर सारे ग्रह आ जाएं, ठीक है, तो ये वाला दोष बनता है। अब इस दोष में क्या होगा, व्यक्ति लंबी यात्रा का सोच रहा है, विदेश यात्रा का सोच रहा है ना, राहु नवम में लंबी यात्रा देने की बात प्रॉमिस करता है मूल रूप से, लेकिन बहुत बढ़िया योग बन गया, लेकिन विदेश में रह नहीं पाया, है ना, वहां जाके समस्या है, वहां जाके स्ट्रगल है ना। व्यक्ति धार्मिक यात्रा, है ना, उच्च शिक्षा कहाँ पर भी जाएगा, नवम का राहु है, टीचर से नहीं बन पा रहा, है ना, उसका ज्ञान का लेवल इतना बड़ा है कि उसका कम्युनिकेशन ही नहीं बन पा रहा है। तो आमतौर पर कब होता है, जब ये दोष बन रहा होता है, तो व्यक्ति का टीचर से नहीं बन पाना, पिता से नहीं बन पाना, परिवार से नहीं बन पाना, ठीक है, लंबी यात्रा चला गया तो वहां भी मन नहीं लगना, धार्मिक यात्रा में मन नहीं लगना, ठीक है, विदेश चला जाए गलती से तो वहां पे बड़ी समस्याओं का सामना हो गया। तो राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाए तो ये सारे के सारे नवम भाव से जो भी चीजें देखते हैं उनसे जुड़ी हुई समस्याएं कागज में लिख लो, नवम भाव से देखे जाने वाले तथ्यों की समस्या आएगी। मुक्त कब होगा, अगर गुरु बाहर रह जाए, अगर सिर्फ गुरु बाहर रह जाए और बाकी सारे ग्रह भी अंदर आ जाए तो भी व्यक्ति इस शंखचूड़ काल सर्प योग से मुक्त है। जब आप आंशिक काल सर्प दोष की कुंडलियां देखोगे, है ना, और है ना, पब्लिक आएगा, आप उनको रेमेडीज बताओगे, तो भाई ऐसी गलती ना करें, अगर गुरु बाहर है तो उसमें ये वाला दोष का निर्माण आमतौर पे हुआ ही नहीं है ना। आपको नेगेटिव योग राहु से बन सकता है, वो आप बात कर सकते हो, लेकिन ये वाला काल सर्प दोष का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, तो विदेश यात्राएं, लंबी यात्राएं, टीचर से रिलेशनशिप में, पिता से रिलेशनशिप में दिक्कतें नहीं आएगा। इसी तरह से बात करेंगे घातक काल सर्प, है ना, योग, नाम भी घातक है इसका, दशम भाव में बन रहा है ना, तो दशम भाव करियर का होता है, तो करियर करियर पे लग गए तो आदमी का लगता है भैया ये क्या हो गया। तो दशम भाव से लेकर चतुर्थ भाव में सारे के सारे ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति का घातक काल सर्प योग बनता है, घातक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और दशम भाव चूंकि हमको खड़ा करने का है, घर वाले साथ छोड़ दें, है ना, लोग साथ छोड़ दें, है ना, परिवार वाले साथ छोड़ दें, लेकिन आपका करियर साथ देता है तो वो सारे लोग आपके हो जाते हैं। सही कह रहा हो कि नहीं सही कह रहा हूँ? हर व्यक्ति बोले नहीं यार वो तो बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है ना, तो पैसा करियर होना चाहिए।
तो दशम भाव में अगर ये वो होगा तो व्यक्ति को करियर को लेकर ही संघर्ष पैदा कर रहा है, काम धंधे को लेकर ही बड़ा संघर्ष पैदा करता है। अब क्या होगा, व्यक्ति मुक्त कब होगा इस दोष से? या तो मंगल बाहर आ जाए या फिर शनि बाहर आ जाए। मंगल और शनि चतुर्थ भाव से लेकर दशम भाव के बीच में नहीं होना चाहिए, या दशम भाव से लेकर चतुर्थ भाव के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर व्यक्ति इस काल सर्प दोष से मुक्त है। अब उसको अपने करियर में पीछे मुड़ने की आवश्यकता ही नहीं देखने की, उसका लाइफ सेट है। क्या बाहर हो जाए, मंगल या शनि में से कोई भी एक ग्रह बाहर आ जाए, बाहर मतलब या पंचम भाव में आ जाए, छठे में आ जाए, सातवें में आ जाए, आठवें में आ जाए, नवम में आ जाए, तो व्यक्ति का लाइफ सेट, उसका करियर सेट, उसको काम धंधे को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, पैसे कमाने को लेकर ये व्यक्ति टेंशन फ्री है, इसको कभी कोई टेंशन नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अपन बात करेंगे एकादश भाव में। तो एकादश भाव में काल सर्प दोष होता है तो विषधर योग बनता है ना। एकादश भाव से लेकर पंचम भाव में सारे ग्रह बैठ जाएं, ठीक है, तो विषधर नाम का योग क्रिएट होता है। अब इस योग में क्या होता है, क्या व्यक्ति को ना क्या उसके साथ दोष होता है, क्या नेगेटिव चीजें होती है। तो 11वें भाव किसका है ना, लाभ भाव बोलते हैं, है ना। ऋषि पाराशर जी उसको बोले कि ये सबसे अच्छा भाव होता है जन्म कुंडली में, है ना, ये हर स्थिति में शुभ करता है ना। एकादश भाव हमेशा सर्वाधिक शुभ फलदायक है। तो ये अच्छे दोस्तों का, अच्छी संगति का, अच्छे लोगों का, आपकी एक ऐसी कोई इनकम है घर से, परिवार से, है ना, जो एक परमानेंट है। किसी का रेंटल इनकम आता है, किसी का इन्वेस्टमेंट है कोई बढ़िया सा, है ना, तो वहां पे व्यक्ति को एक फिक्स अच्छी सी इनकम आती रहती है। तो एकादश भाव में अगर कोई भी दोष होता है, मतलब विषधर कालसर्प दोष का निर्माण होता है, तो व्यक्ति के दोस्त अच्छे नहीं, व्यक्ति अपने जीवन का कभी भी पूरा लाभ नहीं ले पाया, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में कि सारा कुछ है, घर है, गाड़ी है, खेती है, मकान है, दुकान है, इंजॉयमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है ना। मतलब गरीब से गरीब आदमी घूमने फिरने, सावन महीने में घूमने फिरने जा रहा होगा, वो व्यक्ति अपने घर में ही है। मतलब आनंद के रूप में, इंजॉयमेंट के रूप में, हैप्पीनेस के रूप में कुछ है ही नहीं, है ना। तो ऐसा कब होता है कि जब इतना कुछ होने के बावजूद भी हैप्पीनेस ना हो, तो आप ये मानकर चलो कि विषधर काल सर्प योग का निर्माण हुआ है और सारे ग्रह पंचम से लेकर 11th हाउस के, ठीक है, सॉरी 11th हाउस से लेकर पंचम के बीच में आ गए हैं। अब ये कब दोष से मुक्त होगा, जब शनि बाहर रह जाए, सिर्फ शनि बाहर रह जाए। शनि बाहर रहने का मतलब छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, नवम भाव में और 10वें भाव में शनि आ जाए, और किसी भी व्यक्ति का उसकी जन्म कुंडली में राहु और केतु 11th हाउस और पंचम हाउस में हो, शनि बाहर रह जाए, तो व्यक्ति इस दोष से मुक्त है। अब वो इंजॉयमेंट करेगा, लोगों के साथ घूमने फिरने जाएगा, हर दिन को महोत्सव की तरह मनाएगा। समझ में आ रहा है? सेलिब्रेशन करेगा। नाग पंचमी है, वहां नाच गान कर रहा होगा, रंग पंचमी है, वहां डांस कर रहा होगा, दीपावली है, लोगों घर मिठाइयां पहुंचा रहा होगा। ऐसा व्यक्ति जिंदा दिल होता है, ठीक है। और शनि अगर अंदर नहीं रहा, शनि अंदर चला गया, तो वो बेचारा क्या जिंदा दिल होगा, कहीं ना कहीं से परेशान हो रहा होगा, लाइफ में आनंद नहीं है, रस नहीं है। इसी तरह से बात करेंगे आखिरी काल सर्प दोष का, जिसका नाम है शेषनाग काल सर्प योग। हाँ, शेषनाग नाम इसका क्यों पड़ा, है ना, क्योंकि 12th हाउस में भगवान विष्णु निवास करते हैं ना, है ना, तो शेषनाग होता है। तो शेषनाग काल सर्प दोष 12th हाउस से लेकर छठे भाव में, है ना, मतलब कहाँ कहाँ पर ग्रह आ सकते हैं, 12th हाउस से लेकर छठे भाव में, मतलब यहाँ पे तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं, तो ये वाला दोष का निर्माण होता है। आप बोलोगे सर लगन में तो बहुत बढ़िया राजयोग बना हुआ है, जबरदस्त रिजल्ट आना चाहिए, है ना, लेकिन अगर शेषनाग काल सर्प दोष बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं से वो रिजल्ट में कमी अवश्य करने वाला है, ठीक है। और 12th हाउस में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे शुक्र उच्च का होता है और गुरु स्वराशि का होता है, ठीक है। शुक्र उच्च का और गुरु स्वराशि का, है ना। ज्योतिष में जैसे बोलते हैं कि गुरु और शुक्र दोनों एंटी हैं, लेकिन ये एंटी होने के बावजूद भी इनका जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो एक है, मोक्ष प्राप्ति करवाना। तो भाव 12 शुक्र और गुरु का पक्का घर है, केतु का भी पक्का घर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो शुक्र और गुरु अगर बाहर रह जाए, है ना,
सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम में, दशम में, एकादश भाव में, और बाकी सारे ग्रह भी अंदर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति को जीवन में हर तरह की चीजें मिलेगी। व्यक्ति, अब व्यक्ति बोलता है ना कि हमारा तो भाई लक्ष्य ये है कि, ऐसा बोलते हैं ना कि हम तो समाज सेवा करना चाहते हैं, हम तो एनजीओ खोलना चाहते हैं, हम तो धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं। मेरे तो आमतौर पे ज्योतिष में बड़ा होता है कि हम, है ना, और भारतीय संस्कृति में कि हम तो धर्म की बात करेंगे, त्याग की बात करेंगे। अगर ये वाला शेषनाग काल सर्प दोष, है ना, व्यक्ति को अगर, है ना, सपोर्ट करे, तो व्यक्ति एनजीओ खोल ले, व्यक्ति फ्री पढ़ाने लग जाए, है ना, व्यक्ति, है ना, धर्म कर्म के अनुष्ठान के कार्य करवाने लग जाए, है ना, समाज सेवा के कार्य करने लग जाए, क्योंकि द्वादश भाव समाज सेवा का है। छठे भाव किसका है? कर्म का। और द्वादश भाव बिल्कुल उल्टा उसका, तो किसका हो गया? सामाजिक कर्म का। छठा भाव बोलते हैं ना नौकरी का, और द्वादश भाव बोलते हैं सामाजिक नौकरी, सामाजिक सेवा, है ना, सोशल वर्क में व्यक्ति को क्या मान सम्मान, क्या उसके नाम से आप देखते हैं ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, है ना, सदगुरु जी हो गया, बहुत सारे जो धार्मिक संस्थान बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे ये वाला योग सपोर्ट करे तो जबरदस्त, मतलब इतना उन्नति मिले कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? तो ये होता है शेषनाग कालसर्प योग। हाँ जी, अब मैं सभी को एक बार, और आप सभी हैंड राइज करते जाए तो मैं आप सभी के क्वेश्चन से लेता रहूंगा, ठीक है। हाँ कीर्ति मैडम, नमस्कार, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ सर नमस्कार। शेषनाग में आपने बताया कि दो पहाड़ होने चाहिए ना, तो दोनों होने चाहिए या इधर और? एक एक भी चलेगा, है ना, दोनों हो तो बहुत बढ़िया है। अगर गुरु और शुक्र में से एक भी बाहर होगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। ओके। लेकिन दोनों ही अंदर और रहेगा तो फिर वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से सोशल वर्क, दान पुण्य का काम, या वो बोले कि मेरे को तो सामाजिक सेवा करना है, उसका मन नहीं लग सकता वहां पे, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से और सर ये जो है इनका कोई फिर उपाय भी होगा ना, कि कोई बाहर हाँ, नहीं है दोष मैं लगा तो? उपाय के बारे में मैं कल एक और वर्कशॉप लूंगा। हमारा 2 दिन का सेशन है। कल मैं आपको राहु से बनने वाले बहुत जबरदस्त राजयोग बताने वाला हूँ। इस सावन महीने में मैं आपको नागों के बारे में, शिव के बारे में, है ना, मैं लिख भी रहा हूँ ना, सेलिब्रेटिंग सावन रामायण ज्योतिष, है ना। हाँ। तो आपको इतना कुछ सावन के महीने में मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा कि आप किसी का कुंडली का प्रेडिक्शन भी कर सकते हो, आप एज अ रेमेडीज के रूप में किसी को उपाय भी दे सकते हो, है ना। नहीं, मैंने अभी 5-6 में मिले मुझे, अलग अलग 2 बाहर मिली पर 3-4 के है, करेंगे, हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, इसका कल करते हैं उपाय। रेमेडीज। ठीक है, मैंने नोट भी कर लिया, आप जो बोले थे सब नोटबुक में लिखा गया। बहुत अच्छी बात है ना। ओके, सर जी हाँ प्रवीण, बोलिए प्रवीण सर। नम, नमस्कार सर। ये अलग अलग लग्न में अलग अलग होगा ना सर? जैसे मीन लग्न है तो मीन लग्न में मीन राशि आई तो शुक्र और गुरु, इस तरह से ही होगा ना? आप इसको काल पुरुष कुंडली से ही मानकर चले। ये काल सर्प दोष है ना, अच्छा। इसका नाम क्या आ रहा है? काल सर्प दोष आ रहा है ना। ये यस जो आप यस। बात बोल रहे हो ना, इसको मैं कल राहु राजयोग में बताऊंगा। मैं आपकी बात को समझ गया, ठीक है ना। अलग अलग लग्न में जब बात होगी ना, यस। तो कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा राहु अज ए राजयोग, ठीक है। ओके। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ काल सर्प दोष का, तो इसको आप एक ही फॉर्मूला से लेते हुए चले, थैंक है यू। ना। आपकी दूसरा बात सर एक बताइए ये कल। भी है, हाँ जी, दूसरे एक ये भी है कि चंद्र के आगे और पीछे कोई भी ग्रह ना हो तो भी वो काल सर्प दोष माना जाता है। आप कैमरा ऑन करेंगे सर। अरे कैमरून दोष, सॉरी कैमरून दोष। वो केमोद्रम दोष होता है ना। हाँ वो मैंने कैमरून दोष। कैमरा ऑन बोला है, वैसे आपको केमोद्रम सुनाया। ये भी एक, है ना, बोलते ना, कनेक्शन है ना। ठीक है। यस यस सर। थैंक यू थैंक ओके, चलिए। सर ओके, हाँ, एक एक मैं सबका लेता हूँ। हाँ रुचि मैडम बोलिए। सर मेरा टर्न था। आशा मैडम आप बात कर लीजिए, बताइए। सर जैसे अभी आप बता रहे थे, तो घातक काल सर्प योग जो आपने बताया, हाँ तो जैसे 10th हाउस में राहु है और 4th हाउस में केतु है, हाँ, और सारे सारे ग्रह 6 मतलब 5th 6th 7th 8th 9th और 10th के अंदर ही हैं, तो ये घातक काल सर्प, ये तो घातक काल सर्प योग हुआ। अगर इसमें एक भी ग्रह बाहर नहीं है, तो इसको फिर रेमेडी देनी पड़ेगी ना सर?
इसको रेमेडीज देंगे कल, ठीक है? कल ना? हाँ नहीं नहीं सर, हम मतलब इसमें ये तो फुल घातक काल सर्प हाँ, योग ये होगा पूरा ना ये? घातक काल सर्प दोष बना है। और अगर आपको ऐसी कोई कुंडली दिख जाए, अब उसकी कुंडली में जी कितने ही राजयोग बन रहे हो, बोले सर भद्र योग बन गया, मालव योग बन गया, फलाना योग बन गया, गजकेसरी योग बन गया, लेकिन आप उसको एक बात बहुत अच्छी तरह से बोलो कि आपका लाइफ हाँ सेट नहीं है, आपका करियर सेट हाँ नहीं है, पैसे कमाने को लेकर हाँ आपको हमेशा से संघर्ष हाँ करना पड़ेगा, कोई भी वो काम में नहीं आएगा। इसके लिए उपाय करने पड़ेंगे, है ना? अपन कल बात करेंगे। और सावन महीने में जितने भी सर्प के उपाय होते हैं करना चाहिए, बहुत जी। जबरदस्त महीना है ना? और इस महीने में उपाय बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है? मतलब जिसकी भी ये है उसको बोलना कि सावन महीने में उपाय कर लो। सावन महीना ही है इस सर्प शाप के लिए और काल सर्प दोष के लिए, और जितने भी हैं, सावन के अलावा कोई दूसरा महीना हाँ नहीं है, ठीक है? हाँ, ओके ओके इसलिए ओके, अपन थैंक यू सावन महीने सर, में थैंक वर्कशॉप ले रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। यू। ये मेरी बेटी की है सर। कल आप आइएगा, वापिस से करते हैं, ठीक है? जरूर जरूर सर, कल हाँ, जरूर से। थैंक यू ओके। सर। रुचि मैडम। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर एक तो ये ना पद्म काल सर्प योग में ठीक से ना सुन नहीं पाई, क्योंकि एकदम से ना नेट चला गया था मेरा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग जिंदाबाद, ठीक है, है ना? ठीक है। है ना? ठीक है। और कोई बात नहीं, और रिकॉर्डिंग लेना, नहीं समझ में आए तो मुझसे पर्सनल पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बाकी तो मैंने अब सब लिख लिया है, उसे पहले कुंडलियों पे अप्लाई करेंगे, फिर कल क्वेश्चन करूंगी उसके बिल्कुल बाद। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी, ठीक ठीक है? जी सत्येंद्र सर। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ऐसी कुंडली भी देखी जो 1 से 7 में राहु केतु है, सारे 8 से 12 के बीच में। उल्टा एकदम। हाँ, अब सारे इसके बाहर है। उसमें दोष नहीं है ना, अब वो काल सर्प दोष से मुक्त कुंडली है। पूरी मुक्त है, और केवल जैसे एक चंद्रमा अंदर था, हाँ बाकी सब बाहर थे। हाँ और उस समय राहु मूल नंबर 1 पे था, जैसा अपन ने सबसे पहले पढ़ा। हाँ हाँ तो हाँ। जैसे उसको मुक्त कराने वाला अपन ने चंद्रमा ही माना था, सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल माना था पहले भाव में। हाँ पर अब जैसे उसमें चंद्रमा अंदर था, हाँ, राहु और केतु कोई के, बात नहीं, तो क्या उसे ग्रहण लगेगा? वो भी लगेगा? नहीं, सूर्य और मंगल बाहर है ना, तो वो चंद्रमा को मुक्त कर देगा, सारे ही बाहर हैं, कोई केवल बात नहीं। चंद्रमा अंदर है 1 से 7 में, आप ये सारे सोचो, बाहर। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आप ये जी सोचो कि राम और लक्ष्मण को नागपाश बंध गया, जी ठीक है? हनुमान जी बाहर है ना मार्केट में, जी कोई टेंशन हो जी। सकता है? मंगल, हाँ ठीक है, अब मंगल बाहर है। हनुमान जी चले जाए कि सर मैं आ रहा हूँ, घर जाके आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और इधर नागपाश जी हो जाए, अब जी अब कौन जाएगा संजीवनी बूटी लाने, है ना? अब जी कौन गरुड़ जी को लेने जाएगा? समझ में आ रहा है? जी तो ये वो ग्रह अजय हनुमान है, आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो ये बात ध्यान रखो, ठीक है? सारे बाहर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है। बात नहीं, आपके हनुमान जी और जो कुंडली में वो बाहर है ना, वो काम निपटा देंगे, ठीक है? दोष तो आता है लेकिन सोल्यूशन हो जाता है, कहने का मतलब है, ठीक है? जी जी हाँ जी, जी किरण मैडम। सर जैसे महापद्म काल सर्प दोष है, 6 और 12 के बीच में सारे ग्रह हैं, सिर्फ चंद्र बाहर है, तो भी माना जाएगा कि दोष है? नहीं नहीं, फिर सारी बाहर है ना, नहीं, सब अंदर हैं, सब अंदर एक है, बार। सब और अंदर, चंद्रमा बाहर है। हाँ, तो ये दोष है। चंद्रमा बाहर। हाँ, अच्छा, तो छठे भाव से देखे जाने वाले जो भी तथ्य हैं, उससे जुड़कर समस्या आएगा। व्यक्ति हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा, लेकर रिजल्ट आएगा कि उतना नहीं बना, है ना? वो उसकी हमेशा मन में एक शिकायत रहेगा, नहीं हो ओके रहा है, ठीक है? मामा मासी शिकायत रहेगा, मामा फैमिली में नहीं बनेगा, है ना? आप देखना, अनुभव करना चीजों का। ओके, और जो चंद्रमा है उसके आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं है? तो होगा ही नहीं ना जब वो बाहर ही है तो तो केमिद्रम दोष, वो केमिद्रम दोष की बात है ना, अपन करेंगे कभी क्लास में, है ना? रामायण ज्योतिष का वर्कशॉप चालू होने वाला है, तो कभी आप ज्वाइन करोगे तो करेंगे वहाँ पे, ठीक जी, है? एक एक और सवाल, हाँ जी, कितने ग्रह अंदर होने चाहिए दोनों उनके बीच में? देखो, अरे सर, मैक्सिमम कितने ग्रह होने चाहिए? अंदर होने चाहिए नहीं होने चाहिए उसका सवाल नहीं है ना? हम्म, अंदर हो जाते हैं, है ना? राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का फासला होता है। दूसरी बात ये है हम्म, कि 180 डिग्री के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं, तो आप ये समझ के चलो ना यार कि तराजू देखा, तराजू, जी, अब अभी ये एक तो साइड में सारे ग्रह बैठ गए, एक साइड पूरा खाली है,
तो जीवन की एक साइड में ही सारी घटनाएं चल रही है, दूसरा फेस तो बिल्कुल खाली रह गया ना। तो ये भी कालसर्प दोष है कि मान लो कि अब क्या होता है कभी कभी कि व्यक्ति ने भौतिक जीवन खूब जिया, भौतिक जीवन ही भौतिक जीवन दिया, आध्यात्म में वो कभी जा ही नहीं पाया। सेम अजीरिज उल्टा, मान लो उसने आध्यात्मिक जीवन जिया, अब वो भौतिक जीवन जी ही नहीं पाया, है ना, उसको कभी धन मिला ही नहीं, गाड़ी मिला ही नहीं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सारे के सारे ग्रह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस में रहेगा, है ना। 2 3 4 ग्रह, अगर 4 ग्रह अंदर रह गए, 3 ग्रह बाहर रह गए तो ये सर्वश्रेष्ठ पोजिशन है ना। 5 ग्रह अंदर हो गए, 2 ग्रह बाहर रह गए तो ये ठीक ठाक पोजिशन कहा जा सकता है। लेकिन 6 ग्रह अंदर रह गए तो अब उसके जीवन में एक पड़ाव बहुत ज्यादा भारी है और एक पड़ाव बहुत ज्यादा हल्का है। अब वो किसी न किसी जगह तो बहुत नाम कमा रहा है, लेकिन एक जगह पूरी खाली रह गई जिसके लिए वो तड़प रहा है ना। तो मेरे हिसाब से 4 ग्रह और 3 ग्रह का बैलेंस होता है तो ये सबसे अच्छी पोजीशन है, ठीक है। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। सर हैंड रेस करेंगे आप? अभी मैं हैंड रेस के साथ नंबर लूंगा, है ना। तन्वी मैडम, हाँ, आप म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर मैंने ये पूछना है, पद्म जो कालसर्प योग बताया है 5वें और 11वें घर में, हाँ जी। अगर अकेला शुक्र उससे बाहर हो जाए फिर लगेगा दोष? ये अकेला शुक्र बाहर हो जाए, वो लगन पे हो जाए 5वें और सूर्य का तो 11वें घर सवाल में ही नहीं था ना, साथ, वहां पे तो सूर्य का सवाल था। फिर ये लगेगा दोष? शुक्र का तो बात ही नहीं किया ना मैंने। पद्म कालसर्प दोष है, पंचम भाव में राहु है, एकादश भाव में केतु है, तो यहाँ पे सूर्य बाहर होना चाहिए ना। 7, 5वें और 11वें घर में साथ में जो मर्जी ग्रह आए, लेकिन राहु केतु के साथ होने चाहिए, वो जो मर्जी ग्रह आए साथ नहीं होना जैसे चाहिए। पंचम भाव से लेकर 11वें भाव में सारे ग्रह आ जाए, ठीक है, और सिर्फ सूर्य बाहर रह जाए, ठीक है ना, तो वहां पे वो दोष नहीं बनता है। अगर शुक्र बाहर है तो भी दोष बनेगा, ठीक है। शिक्षा के मामले में, उसको संतान के मामले में, है ना, कहीं ना कहीं उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जी अश्विनी। हाँ सर, मेरा मेरा क्वेश्चन ये था, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में रहेंगे और एक ग्रह का ही केतु के साथ रहेगा। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रहा सर। अभी आ रही है? हाँ यस। हेलो, अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि समझो सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में रहेंगे और खाली एक ग्रह केतु के साथ रहेगा सेम राशि में, या फिर राहु के सेम राशि में रहेगा, तो फिर लगेगा क्या ये दोष? हाँ, तो सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में तो लगना ही है ना। हाँ, मगर केतु के साथ एक ग्रह रहेगा क्योंकि सेम सेम राशि में, सेम भाव में। राहु और केतु के साथ हो गए ना, वो तो बन गया ना योग। ओके ओके, तभी भी बन जाएगा क्या योग? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बनेगा। हाँ हाँ, वही मेरे को पूछने का ना, मेरे को लगा कि शायद वो राहु से युति की बात नहीं है, केतु से भी युति होगा तो भी बनेगा, ठीक है। ओके ओके, समझा। मतलब उसमें अंश नहीं देखने के रहते ना? क्या अंश? अंश अंश आप देख सकते हो, लेकिन फिलहाल आप मोटे तौर पे मानकर चलो कि योग बनेगा। अगर वो युति में भी होगा तो भी दोष तो लेकर चलता ही चलता है। ओके ओके, समझा राहु केतु तो पकड़ ही लेता है ना, छाया ग्रह ये तो पकड़ ही लेता है। हाँ वो तो, हाँ वो तो है। तो काम ही अलग है ना। हाँ हाँ, रावण कितने शक्तिशाली थे, हाँ वो तो पूरे राशि को ये कर देते हैं, है ना। तो रावण को और हनुमान जी को रोक नहीं सकते, है ना। हनुमान जी सूक्ष्म रूप बना लेते हैं, बड़ा रूप कर लेते हैं, है ना। तो भाई राहु किसी से युति कर लिया, अंश कला विकला भूल जाओ, उस राशि में जो भी है वो सब उनके ही चपेटे के अंदर है, समझ में आया, है ना। कोई उनसे चंगुल से बाहर नहीं आ सकता। आप देखो ना यार, शनिदेव को चंगुल में ले लिया रावण ने, तो राहु इतना ताकतवर है कि शनि जैसा ग्रह चंगुल में आ गया तो छोटे मोटे ग्रह को तो वो, है ना, अपने सिर पे रखता था। चलिए मीना गुप्ता मैडम, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, या चंदा खुराना मैडम आप कर सकते हो। सर हाँ, मुझे 2 चीजें पूछनी है सर। क्या ये लग्न कुंडली में देखना कि वर्षफल कुंडली में भी? ना ना ना, ये सारे के सारे नियम वैदिक पाराशरी के हैं, है ना। ओके। और पाराशरी का जितना भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे
तो सारी लगन कुंडली में ही देखा जाएगा। कस्टल चार्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है काल सर्प दोष की कुंडली में, उठाना ही नहीं, बात ही नहीं करना, थैंक यू, है ना। थैंक यू सर। और 7वें भाग में कौन से को शुक्र को अगर बाहर हो तो? शुक्र और शनि, है ना। 7वें भाव में कौन उच्च का होता है? शनि उच्च का होता है, ओके। और शुक्र स्वराशि का होता है। तो या तो शुक्र तो बाहर हो या शुक्र और शनि बाहर शनि। हो तो व्यक्ति सामाजिक हो जाएगा, रिश्ते बना लेगा। मूल रूप से व्यक्ति रिश्ते कब बनते हैं, कब निभते हैं? जब व्यक्ति का शनि और शुक्र अच्छा होता है, व्यक्ति रिश्ते निभाने में सर्वश्रेष्ठ होता है। वो व्यक्ति सुन लेगा, व्यक्ति निभा लेगा। शनि वाला रिश्ता निभा लेता है, शुक्र वाला व्यक्ति प्रेम के माध्यम से निभा लेता है, और शनि वाला व्यक्ति आप उसको चिल्ला के बात कर लोगे वो सुन लेगा लेकिन छोड़ के नहीं जाएगा। निभाने की बहुत बड़ी ताकत है शनि के पास, ठीक है। तो ये दोनों बाहर होना चाहिए, ठीक है। जी मीना मैडम, मीरा गुप्ता मैडम, सर लोअर हैंड कर लीजिए अगर जिनके प्रश्न हो गए। नमस्कार सर, आप जितना ज्ञान मैंने किसी से नहीं सुना। आप बहुत, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में काल सर्प योग है तो मैं बहुत सबसे सुनती हूँ, तो रिसर्च करती हूँ। आप अद्भुत ज्ञान देते हो। मेरे एक बच्चे के 11वें घर में राहु है और 5वें घर में केतु है बुध के साथ, और जो 11वें घर में राहु है उसमें 3 नंबर लिखा है। मेरे को वो मालूम नहीं वो क्या ग्रह है, बस फिगर लिखी हुई है 3 नंबर और राहु। तो इसमें ये कौन, ये जो काल सर्प योग बना तो इसमें क्या तकलीफ ज्यादा आती है सर? 11वें भाव में राहु है, छठे और 5वें भाव और में 5वें केतु बुध के साथ बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। और राहु में 3 नंबर लिखा हुआ है ग्रह। मैं नहीं जानती वो 3 छोड़ो, नंबर कौन सा था। वो उसको नंबर को छोड़ ही दो, है ना। आपको तो भाव पकड़ना है ना। काल पुरुष काल सर्प योग आपको काल स्वरूप कुंडली से ही देखना है, राशि को भूल जाइए, ठीक है। तो 11वें भाव मैंने बताया था मैडम कि दोस्त बनने में, है ना, एक जो बैठे बैठा इनकम होती है वो बनाने में, आनंद लेने में, इंजॉयमेंट लेने में, है ना, घूमने फिरने में लोगों का साथ कम होता है, अकेलापन फील करता है। जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी थोड़ा सा, है ना, पूरी तरह से इंजॉयमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है अगर दोष बना तो, और नहीं बना तो ठीक है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है, और बन गया तो कल उसका उपाय ले लेंगे, ठीक है। सर उसके ना बहुत एजुकेशन में ब्रेक आ गया, बहुत ब्रिलियंट होने के बावजूद भी। हाँ हाँ, तो 5वें घर में केतु है बुध के साथ। कोई बात नहीं, कल इसका रेमेडी समझेंगे, ठीक है। तो सर रेमेडी कितने % काम कर देती है? कल बात करेंगे ना। ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है सर मेरे बेटे का भी यही है, 11वें घर में। हाँ, तो आप भी कल आना, है ना। राहु और 5वें घर में केतु। कल करेंगे उन लोग वो अकेलापन बहुत फील करता है। हाँ, तो उनके ऐसा दोष होगा ना, अकेलापन, ये वाला बताता ही, ये वाला योग, है ना। तो कल इसके रेमेडीज और करेंगे। शनि भी अंदर ही है, बाहर नहीं है शनि। हाँ, तो फिर योग बन गया। अब योग बन गया मतलब दोष बन गया है, तो उपाय की नितांत आवश्यक पड़ गया। उपाय तो चाहिए ही चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो कल रेमेडीज की बात करेंगे मैडम, और आप सभी लोग जरूर आना, क्योंकि कल सबकी कुंडली में काफी टाइम से परेशान है। हाँ, आप सभी कुंडली में कोई ना कोई योग तो बनता ही बनता है, तो रेमेडीज हर व्यक्ति को आवश्यक है ना, ठीक है। हाँ जी, अमन सर आपको हैंड राइज करना पड़ेगा, मैं उनके नंबर ले पाऊंगा जिनके हैंड राइज है ना। आप हैंड राइज कर लीजिए एक बार। ऑप्शन नहीं है बागड़ी मैडम, आपका नाम मेरे को वैसे ध्यान है, आपने आस्था बागड़ी लिखा हुआ है। नहीं, वो लड़की का आ गया गलती से। नाम मेरे को बोलने में वही आया, है ना, गीतांजलि। हाँ नहीं सही है, नहीं मेरा नाम गीतांजलि है। हाँ जी। सर राहु 3rd हाउस में और केतु 9th हाउस में है, और सिर्फ चंद्र बाहर है 2nd हाउस में, तो ये क्या दोष बना? बनेगा, दोष बनेगा, है ना, ठीक है। राहु 3rd हाउस में और केतु 9th हाउस में, और सारे ग्रह अंदर है ना। बुध बाहर होना चाहिए कायदे से, हालांकि चंद्रमा को बुध का रिप्लेसमेंट के तौर पे बोला जाता है ना। हाँ, है ना, लेकिन फिर भी दोष बनेगा, ठीक है। कल बात करेंगे रेमेडीज का। और वैसे ही राहु 2nd हाउस में और केतु 8th हाउस में, और सिर्फ बुध बाहर है, तो बुध बाहर नहीं चंद्र बाहर है, पर चंद्र और बुध का ग्रह चंद्र अगर सेकेंड हाउस में अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है और चंद्रमा बाहर है, तो वो दोष नहीं लगेगा, वो मुक्त है। नहीं, पर बुध और चंद्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनोगे, टेंशन नहीं लेने का। कोई कहाँ राशि परिवर्तन किसको उठा के लिया यार, है ना। ओके, बाहर है मतलब बाहर है। ओके, हाँ यार, इतना टेंशन नहीं लेने का, इसको दोष नहीं निकलता। हाँ,
इसके कल उपाय पढ़ लेंगे, उसको दोष नहीं लगेगा। सेकंड हाउस में हाँ राहु है, अष्टम में केतु है, चंद्रमा हाँ बाहर है, शुक्र बाहर है, वो नहीं, व्यक्ति शुक्र बाहर नहीं है, सिर्फ चंद्रमा है। चंद्रमा बाहर है या शुक्र बाहर है। अभी तो आप एक कुंडली बात कर रहे हो, आप भावी हाँ एस्ट्रोलॉजर हो, रामायण ज्योतिष के, कल से कुंडलियां देखोगे तो आप क्या करोगे वहां जाके, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है सर। ओके, हाँ ठीक है। सर हाँ नमस्कार, नमस्कार सर। हाँ दुनिया मैडम, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। हाँ जी। अगर राहु केतु और शनि केंद्र स्थान में है पर अलग अलग स्थान में है, राहु जैसे चतुर्थ स्थान में, केतु 10वें स्थान में और शनि 7वें स्थान में, तो ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में ये होगा कि आपको क्लास वापस से पढ़ना पड़ेगा, आज की रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, तो पहले क्लास को पढ़ना है ना, और उससे कौन सा योग निर्माण होता है। आपके पास मेरे नंबर है ही, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कि सर मैंने ये समझा है, ठीक है? हाँ ओके ओके चलिए, ओके ओके। ओके। जय सर, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ सर जी, ये राहु और केतु के बीच में 5 ग्रह और 2 ग्रह बाहर है, कोई भी दो तो भी बनता है क्या ये? देखो योग तो बनेगा, है ना, दोष तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन मूल कैरेक्टरिस्टिक वाले, मूल कारक तत्व वाले ग्रह अगर बाहर आ जाए ना, तो वो तो नहीं दोष रहे। का खंडन कर देता है। नहीं, अगर वो कारक मूल कारक तो वाले अंदर है, दूसरे कोई 2 बाहर है तो भी नहीं नहीं बनेगा? नहीं, नहीं वो उस काम को कर ही नहीं सकता। जो काम माँ कर सकती है वो काम पिता कर सकते हैं, नहीं हो सकता, ठीक है। तो मूल कारक तत्व वाले ग्रह बाहर होते हैं तो जाके खंडन होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो रेमेडीज की आवश्यकता है, उसको टैबलेट लेने की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कल अपन सीखेंगे इसके बारे में, उपाय के बारे में। ठीक, आप सभी को कल आना है, क्योंकि हर व्यक्ति के राहु और केतु से दोष बनते ही बनते हैं, ठीक है। किसी का काल सर्प दोष बन गया, किसी का नहीं बना, कोई मुक्त भी हो गया, लेकिन फिर भी छोटा मोटा तो हर कुंडली में रहता ही रहता है। तो कल आप सभी को, है ना, अटेंडेंस लगाना है, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा वीडियो ऑन करोगे तो मैं नाम भी लूंगा। आउट है सर, बोलिए अमोल सर। प्रणाम सर। हाँ जी। अभी आपने कहा था कि 5वें स्थान से होने वाला जो कालसर्प योग है, उसके साथ अगर रवि है तो वो दोष बन जाता है। रवि बन नहीं जाता है होना चाहिए, ना? हाँ दोष बन जाता है, रवि होना नहीं चाहिए, मगर वो स्वग्रही का रवि है, जैसे कि लग्न मैं स्थान आपकी बात मेष को है। समझ गया, उसके पहले ही बोल रहा था कि कल बात हाँ करेंगे राजयोग में, हाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं काल पुरुष कुंडली से काल सर्प योग का। मैंने अभी ओके। आपको राहु से बनने वाले एक भी राजयोग के बारे में तो बताया ही नहीं है। नहीं अभी नहीं इसी कड़ी बताया में बहुत नहीं। सारे राजयोग बनेंगे, तो हाँ वो बात और करेंगे कल। यस सर, और ठीक एक है, बात ऐसी है, हाँ, जैसे कि हम कालसर्प योग बन देख रहे हैं कोई भी, उसके साथ डिग्री वाइज कोई ग्रह देखना है क्या? जैसे कि कुछ नहीं देखना, नहीं कुछ नहीं नहीं, देखना। राहु राहु और केतु की दिशा उल्टी उल्टी तरह घूमती है और हर एक ग्रह आगे घूमता है, इसलिए दोनों युति में है या ऐसे कुछ नहीं देखना देखना है, दृष्टि वगैरह नहीं देखना है, ठीक है, नहीं, युति के ओके। साथ। तो आप सभी थोड़े से जिन्हों की भी अभी हैंड राइज हैं, वो अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आप लोगों का, है ना, प्रश्न ले पाऊंगा, है ना, ऐसे मेरे को क्या समझ में आएगा। हाँ जी राहुल सर, अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। सर मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जो है राहु 8th हाउस में है और सेकंड हाउस में केतु है। लेकिन सर ये मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई कि मेरा जो जो राहु 8 में है, लेकिन 8th हाउस सेकंड हाउस में है, और सेकंड हाउस मतलब ये 8 राशि नंबर नहीं 2 में देखना, राशि नहीं दोबारा देखना, हो गया है, मतलब इंटरचेंज हो गया। राशि देखना ही नहीं है। 8वें भाव में ही राहु है। मैं आपकी बात समझ गया कि आपका राहु वृषभ राशि में है, हाँ जी, लेकिन देखना ही नहीं है। हमको तो ये मानकर चलना है कि मंगल को बाहर निकालना है, ठीक है। ओके। तो मंगल तो 12वें घर में है सर मेरा, चंद्र और शुक्र के साथ। हाँ हाँ हाँ, तो है ना, अचानक तरीके से समस्याएं, हर्डल्स, स्ट्रगल्स, है ना, एकदम से लोन बढ़ जाना, एकदम से व्यापार मत कर लेना किसी के साथ, ठीक है ना, ये समस्या आएगी क्योंकि मंगल अंदर है ना, और वो दोष से मुक्त नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी अचानक से होने वाली दुर्घटनाएं व्यक्ति के जीवन में आ सकती है ना। तो एक्सीडेंट हो गया, कहीं लग गई, किसी से कुछ कहा सुनी हुई, एकदम से लड़ी झगड़े हो गए, तो ये कहानियां बनती हैं, है ना। तो इन चीजों से
उपाय करने की आवश्यक है मंगल का, कल बात करेंगे उपाय को लेकर, है ना। मेरे साथ क्या है कि कोई भी काम स्टार्ट तो हुआ है लेकिन वो कभी भी फिनिश, मतलब वो स्टार्टिंग और इन्वेस्टमेंट भी कर दी लेकिन वो सारा पैसा चले गया। मैं वही बोल ही रहा हूँ ना कि अष्टम भाव जब तक आपका पैसे का सोल्यूशन नहीं होगा आपको करना ही नहीं। पहले तो भाई, है ना, एक पेटी, आपके पास पेटी है ना, जहाँ पे नोट रखते हो, तो पहले पेटी को प्रिपेयर करो, है ना। पैसे आ रहे हैं, डाल रहे हो, है ना, नीचे से निकल रहे हैं, है ना, आउटे सर नीचे बैठे हैं, आउटे सर की किस्मत में आ गए, है ना। तो ऐसे नहीं करना, तो पहले उसको प्रिपेयर करना है, पहले रेमेडीज करेंगे फिर जाके कोई काम करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है। और ये इंटरचेंज होने से भी खतरा नहीं है, क्योंकि मेरा 8 में, मतलब 8 अगर मेरा सेकंड में चले गया, सेकंड वाला 8 में चले गया। आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, इसका समझेंगे कल जब राजू की बात करूंगा ना, तब समझ, ठीक है। मैं भी अभी राहु को अधूरा ही बताया हूँ, है ना, क्योंकि राहु के बारे में बहुत कुछ बाकी है ना। अभी तो राहु से काल सर्प दोष की बात किया हूँ, कल मैं आपको राहु राजू के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारा कोर्स कंटेंट है ना। राजू के बारे में कहाँ बताया मैं आपको अभी, तो कल वो बात करेंगे, रेमेडीज की बात करेंगे, ठीक है। आशीष सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। मेरे क्या है कि राहु चंद्र और राहु चंद्र और सूर्य तीसरे स्थान पे है और केतु 9वें स्थान पे है। बुध सेकंड हाउस में, बुध हाँ सेकंड हाउस में बिल्कुल। हाँ तो है ना, आप मुक्त हो गए, है ना, ठीक है। सर आप टेंशन फ्री हो, आपको बहुत बड़ा दोष नहीं लगेगा। हाँ आपका अच्छा। वो सिस्टम है कि आप कल वाली क्लास में नहीं आओगे तो रेमेडीज करने की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो वाला मामला है, मतलब आपका हेल्थ ऐसा है कि आप दवाई ना भी लो तो भी आप सुबह उठ के फ्रेश उठोगे, ठीक है। तो अच्छी, मैं दवाई ना लूं तो भी डिप्रेशन में रहूंगा? नहीं, दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना। अच्छा ऐसा, लेकिन मुझे क्या एक्चुअली में डिप्रेशन और एंजाइटी ज्यादा रहती है, इस चक्कर में मैंने पूछा कि राहु की वजह से, राहु केतु की वजह से है क्या ये चीज? कल आप राजयोग वाला चार्ट एक बार देख लेंगे, राजयोग में अगर कुछ आपके राजयोग बन रहे होंगे या कुछ ऐसे कुछ बुरे योग बन रहे होंगे तो वहां से वो चीजें आ सकती है ना। इस वाले कॉम्बिनेशन में तो ये नहीं है, ठीक है। ठीक है ओके, तो सभी को कैसा लगा काल सर्प वाला क्लास? बहुत बढ़िया सर। अच्छा लगा है? बहुत अच्छी लगी सर। बहुत ही बढ़िया ओके सर मेरा प्रश्न नहीं लेंगे? हाँ संजीव सर बिल्कुल, क्यों नहीं लेंगे सर, आप हाँ बोलिए। नहीं, ये आज की आपकी पहली क्लास है, कल वाली तो मैंने अटेंड, मालूम ही नहीं था, अटेंड नहीं करी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और मैं ये पूछना चाहता था कि आपने जैसे बोला ना कि राहु और केतु, मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। तो राहु और केतु तो क्लॉकवाइज घूमते हैं ना? एंटी क्लॉक। इसको छोड़ो, वो कहाँ पे भी घूम रहे हैं, जन्म कुंडली में घूम थोड़ी रहे हैं, जन्म कुंडली में तो एक जगह बैठ गया, समझना है। अच्छा, अब कहाँ घूम रहे हैं, अपन ब्रह्मांड में थोड़ी चल रहे हैं। वो तो एक बोलता ना कि आपका एक सेल्फी लिया, तो जन्म कुंडली आपका एक सेल्फी स्क्रीनशॉट है, अब वो कहीं नहीं घूम रहा, अभी वो फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, तो उसको घुमाना नहीं है जबरदस्ती में, है ना। तो दोनों क्या समान गति से ही 180 पे हमेशा ही रहते हैं? बिल्कुल समान सेम रोटेशन है ना, लगभग सेम रोटेशन, 99.99% वो समान गति से ही घूमते हैं, है ना। 18 महीने में राहु राशि बदलेगा तो 18 महीने में केतु ही बदल लेगा। अच्छा, और ठीक है, तो फिर अब काल सर्प योग तो हर एक की कुंडली में कभी ना कभी तो आता ही होगा। आता है ना, तभी तो सबका बताया, देखना भाई, तभी तो सबका बताया, है ना। नहीं तो 12 में से कोई ना कोई पूर्ण काल सर्प दोष हर किसी की कुंडली में नहीं होता, है ना। सबसे जो दीर्घकालीन काल सर्प जो होता है वो कितने महीने का होता है? काल सर्प दोष महीने का नहीं होता है, जीवन भर का होता है सर। गोचर थोड़ी पड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, गोचर थोड़ी पड़ रहे हैं, उसके जीवन में समस्या है तो भाई कोई महीने में खत्म थोड़ी हो रही है। काल सर्प दोष नाग फाश की तरह है, नाग फाश, ठीक है। गरुड़ जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे, बड़ी मेहनत करना पड़ता है, उतना संघर्ष में व्यक्ति को जलना पड़ता है, डूबना पड़ता है, तब जाके वो सॉल्यूशन होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो रेमेडीज होगी, लेकिन संघर्ष को काटने की बात तो मैं कल भी नहीं करूंगा, है ना। ये बताऊंगा उपाय करवाने कौन आएगा, लेकिन संघर्ष तो जिंदा है, ठीक है। चलिए हाँ जी सर चल रहा है क्लास। जी सर, ये पूछ रहा था
हाँ जी। कि जैसे अपन ने ये लास्ट वाला देखा, शेषनाग काल सर्प दोष, इसमें जैसे शुक्र और गुरु अगर बाहर हैं तो ये नहीं लगेगा, लेकिन मेरा पूछना यूं, जैसे शुक्र अंदर रह गया उसको सपोर्ट करने और गुरु बाहर है, तो क्या इसका परसेंट में प्रभाव पड़ेगा या पूरा मुक्त देखो, होगा? आप इसकी गहराई को समझो, है ना, लकीर की जी लकीर से याद नहीं करना। नहीं। द्वादश भाव किसका है? उच्चतम जी ज्ञान का, गुरु का, धन का, मोक्ष भाव। मोक्ष का। अब व्यक्ति को जी मोक्ष कब मिलता है? तो मोक्ष व्यक्ति को, दो आदमी को मोक्ष मिल सकता है। आपके पास जी इतना पैसा हो कि आप विरक्ति दुनिया हो खरीद लो, तो आप जी फाइनेंशियली फ्री हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। या जी फिर आपके पास इतना ज्ञान है कि आपके आगे पैसा कुछ नहीं लगता, तो आपको मोक्ष जी मिल जाएगा, है ना। जी तो आमतौर पे भारत में ज्ञान लेने की परंपरा है ना। जी तो और आपको पता है भारत में ज्ञान कब लिया जाता था? भारत में ज्ञान लेने का काम सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं का था। जी ज्योतिष का काम सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा की कुंडली दिखाने के लिए ही था, है ना। कोई जी गरीब आदमी का, भिखारी आदमी का, उसका भैया कुंडली देने का रिवाज नहीं था, क्योंकि पंडित जी जी फीस भी 100 सोने के सिक्के लेते थे, है ना। तो जी कौन दे पाएगा इतना फीस? ठीक है। तो किसके लिए ज्ञान है? जो व्यक्ति बहुत पैसा कमा के बैठ चुका है, ज्ञान हो। ज्ञान उसको ही शोभा देता है। आप भागवत जी कथा सुनने जा रहे हो, है ना, घर पे समस्या आ रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, बच्चे की फीस भरना या सुनना, अरे कैसी कथा सुनोगे यार? जी ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो भाव 12 किसका है? उच्चतम ज्ञान का मोक्ष। और उच्चतम धन का, है ना। जी व्यक्ति खर्चा करता है, दान करता है। अभी मुकेश अंबानी ने, मैंने सुना, 4-5 हजार करोड़ खर्च किए, है ना। तो इतना पैसा कौन खर्च कर सकता है? जो मुक्त हो चुका, मोक्ष हो चुका है उसका, वो मुक्त हो जी चुका है पैसों से। क्या पैसा यार, 1000-2000 करोड़ रुपए यूं ही फेंक दे वो, समझ में आ रहा जी है। तो शुक्र भी बाहर निकल गया, तो भी आपके जीवन में एक घटना से बाहर निकले कि आप पैसे से मुक्त हो गए। ज्ञान जी आपके पास, आप देखो ना, धनवान व्यक्ति के पास ज्ञान अपने आप आ जाता है। जी आप 10-20 करोड़ रुपए कमा लो, बोलेंगे अरे सत्येंद्र सर तो ज्ञानी आदमी है, गजब का व्यक्ति, क्या ज्ञान रखता है। सिर्फ आप 20 करोड़ रुपए कमा के बैठ जाओ अपने शहर में, फिर देखो आस पड़ोस पड़ोस वाले बोलेंगे कि बहुत जबरदस्त व्यक्ति है। गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? सही है। ठीक है। या फिर इतना ज्ञान रखो कि भाई सत्येंद्र सर ऐसा व्यक्ति है कि भाई बता देता है घर बैठे कि कब घटना होगी, या, तो लोग बोलेंगे गजब यार। फिर लोग ना ओडी चढ़ा दें आपको भैया दक्षिणा के रूप में, जी या आप लो मेरा संपत्ति लो, दान कर दें, है ना। तो ज्योतिष जीवन जीने की कला है ना। मैं जी यहाँ पे जो भी पढ़ाता हूँ, ये रामायण ज्योतिष का शोध होता है, रिसर्च होता है। और आप जी सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि हमारी रामायण ज्योतिष की वर्कशॉप 23 अगस्त को शुरू होने वाला है ना। कल मैं इसका कोर्स कंटेंट शेयर करूंगा। 100+ दिनों का वर्कशॉप हमारा रहता है, और बहुत लेटेस्ट वर्कशॉप है। कैपी नाड़ी, वैदिक, पाराशरी, पूरा वर्कशॉप रहेगा। बेसिक से लेकर एडवांस एस्ट्रोलॉजी रहेगी, है ना, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ उपाय, बहुत कुछ ज्योतिष। तो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सभी तैयार जी रहिएगा। कल रेमेडीज भी सीखेंगे और हम अपना कोर्स बिल्कुल कंटेंट भी बिल्कुल। सीखेंगे। तो जी सर आशा है आप सभी का समय का सदुपयोग हुआ होगा, और क्लास बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा और यूनिक, हाँ जी। क्योंकि बाकी केवल सुना था कि आंशिक काल सर्प होता है, एक बार रह गया तो आंशिक हो गया, हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप जब हमारी रामायण ज्योतिष में आओगे ना, बहुत सारे जी हमारे यहाँ सर पुराने स्टूडेंट है, अमल सर है, जयश्री मैडम है, पुराने चेहरे दिख रहे हैं मेरे को, नीतू शर्मा मैडम है ना। है ना, आप किसी भी व्यक्ति से पूछे, किसी का भी अनुभव लें, है ना, आपको वो जी कभी नहीं पढ़ाया जाएगा कि जो किताबों और इन चक्करों से, मैं चक्करों से मुक्त करना चाहता हूँ। ठीक है। जी और हर चीजें इतनी व्यवहारिक तरीके से आपको समझ में आएगा। मेरे को ऐसा बहुत लगता है कि बढ़िया है, बहुत ज्योतिष को बढ़िया। याद करने का जरूरत ही नहीं है यार, जीवन जी जीने की कला है ना। तो बहुत बढ़िया। और हर चीजें सीख लेंगे। सुनीता लुनिया मैडम बोल रहे बहुत बढ़िया, वो हमारे क्लास के ओल्ड स्टूडेंट है, केजी सर आ गए। कृष्णा सर नमस्कार। आखिर में पहले आपका नाम लेना चाहिए, लेकिन लास्ट में ले रहे हैं। आज अनम्यूट करके बोल दो सर, क्या कहना चाह रहे हो? अनम्यूट करो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। सर जो क्लास लेते हैं एक्सीलेंट है, मतलब कि आप जो है जैसे सर बता रहे हैं कि जीवन जीने की कला है, मतलब जो है ज्योतिष के साथ साथ ज्योतिष तो सीखेंगे ही, लेकिन इसके साथ इतनी चीजें और सीख जाएंगे जो एडिशनल फ्री में बोनस के रूप में मिल जाएंगी हम जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका प्रेम है ना। और हमारी क्लास एक्चुअल में ऐसी होती है, मैं तो खुद भी मेरी क्लास पे डबल पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं खुद सीखता हूँ, है ना। और मैं हमेशा प्रणाम क्लास सर। में एक बात बोलता हूँ कि ज्योतिष को सिखाने वाला कोई मास्टर नहीं हुआ,
हेलो। हाँ सर, मुझे बात करनी है आपसे, 1 मिनट कर सकती हूँ? हेलो। हाँ लुनिया सर मैं मैडम, लुनिया मैडम आप मुझे पर्सनल कॉल करना, मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चला गया है और हमारा क्लास लगभग पूरा हो चुका है ना। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे 6 बजे, है ना। और नमस्कार कोर्स सर, कंटेंट शेयर हरे करूंगा आप कृष्णा। सभी के साथ, है ना। और उपाय लेने अवश्य आप, है ना, आइएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। सर जी एक सर। मिनट, मैं भी कुछ बोलूंगी आपके लिए। हाँ बोलिए मोहिनी मैडम। हाँ जी सर, मैं तो सबको यही बोलूंगी कि भाई सब लोग क्लास जरूर ले लें सर से, क्योंकि मैंने सर से सिर्फ ज्योतिष नहीं सीखी है, ज्योतिष के अलावा अपने जीवन को जीने की कला सीखी। और मेरे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कैसे करूं, कैसे बनाऊं। मेरे से सर बहुत छोटे हैं, आई थिंक अगर मैं ये बोलूं कि मेरे बच्चों के बराबर है तो गलत नहीं होगा, सर बहुत छोटे हैं। लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है, और इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं भी इनकी क्लास में 6 महीने से, आई थिंक 5-6 महीने तो मुझे हो ही रहे हैं। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत कुछ सीखा जो शायद कभी कोई सिखा ही नहीं सकता। इतना अच्छा सीखा मैंने सर से। और मैं तो सबके सामने सर का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। सर की वजह से मैंने एक ब्रॉडकास्ट किया है, इतना सीख लिया, इतना कुछ कर लिया कि मैं ऐसी बोलती रहती थी, तो लोगों ने कहा मेरे उस पे चैनल पे आओ, आप एक ब्रॉडकास्ट के साथ एक ब्रॉडकास्ट करने गई, और उनको बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा ये मेरे गुरु का ही सारा आशीर्वाद था। आज मैं सबके सामने उनका थैंक्स भी कर दूं। राहुल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल बनाया, और आगे भी हम आपसे ऐसे ही सीखते रहें, ऐसे ही काम करते रहें, यही आपसे पूरी आशा है हमारी। थैंक यू सर। बहुत 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 धन्यवाद मोहिनी मैडम। और इस बात थैंक पे यू, मेरे थैंक को यू मेरे सर। डॉक्टर मनीष तिवारी सर का याद आ गया। वो हमेशा से मेरे को गुरु दक्षिणा में, मतलब जब आखिरी बात हुआ मेरा और उनका, है ना, जब पढ़ते समय, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने मनीष सर से पूछा सर क्या है, कोई लोग अच्छा बोलते हैं, कोई लोग बुरा बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कहा और मेरे को सारी चीजों से मुक्त कर दिया, है ना। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे ना, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कहा कि राहुल, कभी भी लाइफ में तुम्हें कोई भी कुछ भी कहा है, मैंने कहा ओके सर, कि कुछ भी बोले, अच्छा बोले बुरा बोले, मैंने कहा जी सर, तुम्हारी तारीफ करे तुम्हारी बुराई करे, मैंने कहा जी सर। एक्चुअल में वो व्यक्ति वैसा ही है, ठीक है। अगर किसी ने तारीफ किया है तो वह व्यक्ति है ही इतना अच्छा, ठीक है, कि उसके मुंह से वो शब्द निकले। मैंने कहा ओके सर। किसी ने अगर बुराई किया है तो इसमें तुम अपना दोष मत मानना, वो व्यक्ति था ही ऐसा, इसलिए उसके मुंह से वो शब्द निकला, ठीक है। तो मोहिनी मैडम आप हो ही इतने अच्छे हैं, मेरे गुरु के जो वचन मेरे को याद आते हैं कि आप खुद इतने अच्छे हो, इसलिए आपको क्लास अच्छा लगा, है ना। और है ना, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम वैसे ज्योतिष, जैसे क्लास में बोलता भी हमने हमेशा कि स्वयं को समझने की कला है ज्योतिष, तो आप स्वयं को समझे हो, इसलिए आपको सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। और क्लास पे भी एक और बात हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष को पढ़ाने वाला कोई मास्टर नहीं हुआ। लगभग क्लास में कितनी बार बोलता हूँ मैं, बहुत बार बोलते है हैं, ना, आप यहीं से शुरू करते हैं। कि आप ज्योतिष को पढ़ाने वाला कोई मास्टर हुआ ही नहीं। और मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ दिशा दिखाने वाला व्यक्ति हो सकता हूँ, है ना। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन ज्योतिष को पढ़ाने वाला तो कोई है ही नहीं दुनिया में, कभी ना था ना तो कभी आपसे हो पढ़ने सकेगा। के बाद, जी सर, आपसे पढ़ने के बाद हाँ मुझे भी यही लगा कि ये सच है कि ज्योतिष को कोई पढ़ा नहीं हाँ, सकता, वो जितना आत्मसात हुआ पढ़ो है उतना ना। कम है। और मैं जी हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष प्राकट्य होता है ना। जी जैसे भगवान शिव का प्रकट होते हैं ना, अजन्मा है, तो ज्योतिष अजन्मा है। भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हमारी ज्योतिष में 12 राशियां हैं। आप ज्योतिष और ज्योतिर्लिंग की शब्दों को मैच करें, ज्योतिष ज्योतिर्लिंग बिल्कुल मैच नहीं खाता, भाई भाई जैसा, ठीक है। तो ज्योतिष अजन्मा है यार, मतलब ये सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, उसके पहले ज्योतिष है ना। जब पृथ्वी पे, अभी हम बोलते हैं कि भैया चंद्रमा से हमारा महादशा चालू होता है, समुद्र मंथन से पहले ज्योतिष है ना। उसके पहले हमारे ऋषि मुनि सारी बातें लिख गए कि चंद्रमा भी पैदा होने वाला है। हम समझ रहे हो, ज्योतिष की जी गहराई क्या है, अजन्मा है ना, प्रकट होता है। और मैं एक ही बात मानता हूँ, ज्योतिष जैसा विषय अगर किसी भी व्यक्ति को आत्मसात होता है तो उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा है ना, उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि इस दुनिया में ज्योतिष कोई सिखा नहीं सकता है, ज्योतिष तो जीवन जीने की कला है। हम अपने जीवन को कितनी बेहतर तरीके से जी सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी है ना। किस तरह से हम जीवन को बात कर सकते हैं। और ये और रामायण ज्योतिष आपको इतना प्रैक्टिकल अनुभव देगा, इतना व्यवहारिक अनुभव देगा कि आप बोलोगे कि जैसे कृष्ण सर बोल रहे थे कि ज्योतिष के अलावा बहुत कुछ सीखा। हाँ, मेरा कोर्स कंटेंट वैसा ही है कि ज्योतिष के अलावा मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ, ठीक है। और उस बातों बातों में कनेक्ट करते करते हम ज्योतिष की उस कड़ी पे जाते हैं जो एक्चुअल में ज्योतिष है। और ज्योतिष
हमारे जीवन के साथ है। तो कल हम कोर्स कंटेंट शेयर करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग डेफिनेटली क्लास बैच अवश्य ज्वाइन करोगे, है ना, और कल रेमेडीज का भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं 1 मिनट लेती सर 1 हाँ, मिनट लेती बोलिए लुमिया मैडम। मैं यूएसए अच्छा, अमेरिका चले गया। में तो हाँ मैं आपको व्हाट्सएप कॉल ही कर सकती हूँ, रेगुलर हाँ, नहीं कर सकती। हाँ ओके ओके तो मैं आपको व्हाट्सएप ही कॉल कर सकती हूँ, इसके लिए वो बोल रही थी। ओके ओके, तो कितने बजे करूँ आपको, कितने बजे करूँ? कर लेना मैडम, कल सुबह कर लेना, है ना। ओके ओके ओके, थैंक कभी भी यू। कर लो सर, फोन उठा लेते हैं। नमस्कार चक्रेश सर। वो तो पता है, मैं 5 साल से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। जी वही कह रही हूँ, कभी भी कर लो सर, फोन उठा लेते हैं, नहीं तो कॉल बैक कर लेते हैं। आप सभी का आशीर्वाद है। अगर मैं कभी कॉल ना उठा पाया तो आप मुझे, है ना, व्हाट्सएप का एक मैसेज बनाकर जरूर छोड़ें, है ना। हाँ, मेरे ओल्ड स्टूडेंट होते तो मैं सबका फोन उठाता हूँ जिसके नंबर सेव हैं, है ना। तो मोस्टली अननोन नंबर से मैं लगभग फोन नहीं उठाता हूँ, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट के फोन में अवश्य उठाता हूँ, रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, और व्हाट्सएप मैसेज में सभी के मेरा जवाब, नंबर शायद हाँ मेरा सेव नंबर है, शायद आपका अननोन होगा सेव है। सर, मेरा और नंबर शायद अननोन होगा। व्हाट्सएप मैसेज का जवाब सभी का मिलेगा, चाहे वो नोन हो अननोन हो। मैं हमेशा जवाब दूंगा। अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए, आपका 101% जवाब मिलेगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर वही है जहाँ से लिंक आपको मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल ठीक शाम को 6 बजे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर कल की क्लास का वीडियो मिल नमस्कार जाएगा, सर। हाँ, मैं क्योंकि भेज कल मेरी क्लास छूट गई थी, कल मैं भेज कहीं बिजी हो गई थी, मेरी क्लास छूट गई थी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सभी का।